नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो प्रैक्टिस स्टडी था। इसका देखा था, मौर्यन काल का देखा था। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो महाजनपद काल का है। अभ्यास प्रश्न होगा, 50 क्वेश्चन का है। पीएससी और अदर स्टेट एग्जाम के हिसाब से है। अगर मौर्यन के प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर सभी के सभी क्वेश्चन, उसमें 100 क्वेश्चन का सेट था, हमने 100 लिया था। उसके प्रशासनिक, राजनैतिक, व्यापारिक संबंध, और जो उसमें प्रमुख था वो थे अशोक के बारे में। अशोक का स्थापत्य, स्थापत्य में हमने देखा था अभिलेख, शिलालेख और इसके स्तूप। ठीक, ये तो हमने मौर्यन का देख लिया था। आज हम देखेंगे महाजनपद का। पचास क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 50 के करा दूं, लेकिन अगर मैं नहीं करा पाता हूं तो बाकी आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर सकते हैं। प्रश्न है, पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही और गलत नहीं पूछा है। इसमें पहला है कथन है कि महाजनपदों का उदय मुख्यतः उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ। हमने देखा था कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था, जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक, लोहे के प्रयोग ने क्या किया था, कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न की। कृषि अधिशेष ने क्या किया, एक साम्राज्य की नींव रखी। कृषि अधिशेष ने क्या किया, व्यापार को बढ़ावा दिया। अन्य सभी गतिविधियों को लोहे के प्रयोग ने ही कहीं न कहीं से प्रभावित किया। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लोहे के व्यापक उपयोग ने कृषि विस्तार में सहायता की। जैसा कि हमने देखा कि लोहे के प्रयोग ने, सभी महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। तो ये प्रश्न क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, ये गलत हो जाएगा कि सभी महाजनपद राजतंत्रात्मक नहीं थे। इसमें वत्स वत्स कह रहा हूँ, वज्जी और मल्ल जैसे भी गणराज्य थे। मल्ल जैसे गणराज्य थे। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, एक और दो। प्रश्न संख्या दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमने बताया था कि बौद्ध के अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ठीक, इन प्रमुख ग्रंथों में और पाणिनि के अष्टाध्यायी में मुख्यतः 40 महाजनपदों का उल्लेख है। मुख्यतः 40 जनपदों का उल्लेख है, महाजनपदों का नहीं, जनपदों का उल्लेख है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अलावा किसमें, भगवती सूत्र, भगवती, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सभी महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। तो ये क्या है, गलत है। सभी महाजनपद गंगा घाटी में नहीं थे। अस्मक
गोदावरी नदी के तट, हाँ गोदावरी नदी घाटी में था स्थित। ठीक है। वहीं आप देखेंगे जो आपका मत्स्य है, ठीक, और जो कुछ और ऐसे प्रमुख महाजनपद हैं जो मुख्यतः मूल रूप से गंगा घाटी से जुड़े हैं, लेकिन वो गंगा घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक और दो इसका, सॉरी, एक और दो इसका सही आंसर होगा। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना। पाटलिपुत्र का विकास मुख्यतः समुद्री व्यापार के कारण हुआ। तो इसका क्या है, इसका जो कह रहा है कि पाटलिपुत्र का विकास मुख्यतः समुद्री व्यापार के कारण हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे, इवन मौर्यन काल में भी देखा कि पाटलिपुत्र में क्या विकास मुख्यतः समुद्री व्यापार की वजह से नहीं हुआ। पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र का उत्तरापथ पर स्थित होना था। उत्तरापथ क्या था? एक व्यापारिक मार्ग। कहाँ से? अफगानिस्तान से बंगाल तक। अफगानिस्तान से बंगाल तक। ठीक है। तो पाटलिपुत्र के विकसित होने का प्रमुख कारण था, इसका पाटलिपुत्र का विकास का मुख्यतः कारण था उत्तरापथ पर स्थित होना और आंतरिक नदी मार्ग पर स्थित होना। स्थिति। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे का सही आंसर होगा एक और दो। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, फिर हमने देखा पाटलिपुत्र हुई, फिर कहाँ गई वैशाली, फिर कहाँ आई पाटलिपुत्र। ठीक। चौथा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वज्र संघ एक गणराज्य था, बिल्कुल सही। हमने देखा भी पीछे कि वज्र क्या था, एक गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ का प्रमुख घटक था। लिच्छवी वज्र संघ का प्रमुख घटक था। गणराज्य में क्या होते थे, 10 से 12 संघ होते थे। इन संघों को मिला के ही क्या बनता था, गणराज्य, और इन संघों के माध्यम से ही क्या होती थी, शासन की जाती थी। तो वज्जी का एक प्रमुख गणराज्य था लिच्छवी। कौन था? लिच्छवी। और लिच्छवी के ही कौन थे? महावीर स्वामी की माता, केटक की बहन। ठीक है। वज्र संघ की राजधानी कौशाम्बी थी। तो क्या है, ये गलत है। वज्र की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। तो एक और दो इसका केवल सही है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है आपको। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था। प्रद्योत अवंती का प्रसिद्ध क्या था, शासक था। तो पांचवे का क्या है कि अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, बिल्कुल सही है। अवंती उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ, ठीक है, व्यापार मार्गों से जुड़ा था। अवंती मुख्य रूप से दक्षिणापथ पे अवस्थित था। ठीक है, मुख्यतः दक्षिणापथ पे स्थित था। ठीक है, लेकिन इसका जो जुड़ाव था वो उत्तरापथ था, उत्तरापथ से भी था। ठीक। प्रद्योत अवंती का प्रसिद्ध शासक था। तो अगर देखा जाए तो अवंती का सबसे शक्तिशाली व प्रभावशाली शासक कौन था, प्रद्योत। तो इसके सभी ऑप्शन सही है। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। प्रसन्नजीत कौशल का प्रसिद्ध शासक था। कौशल ने कभी मगध से संघर्ष नहीं किया। कौशल ने कभी मगध से संघर्ष नहीं किया। ये क्या है, ये गलत है। संघर्ष हुआ था कौशल का मगध से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन गलत है। प्रसन्नजीत कौशल का प्रसिद्ध शासक था, ये हमने देखा था कि
गौतम बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, किसके? प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, तो एक और दो सही है, बाकी तीसरा आपका गलत है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। हमने देखा था कि अंग की राजधानी चंपा थी। अंग को मगध ने अपने अधीन कर लिया किसके शासनकाल में? अंग समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। इसमें दूसरा कथन है कि अंग को मगध ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, कर लिया किसके काल में? दो लोग से भी भिड़ंत हुआ था, बिंबिसार और अजात शत्रु। अंततः विजय किसने पाई? अजात शत्रु। ठीक है, तो एक दो तीन इसके सभी आप कथन इसके सही है। ठीक है, सातवें का डी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये हमने देखा था कि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर कोई नहीं हिस्ट्री पढ़ा है तब भी वो बता देगा कि हाँ, तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। गांधार का किसी भी बाहरी शक्ति से संपर्क नहीं था। ऐसा कथन कह रहा है कि गांधार का किसी भी बाहरी शक्ति से संपर्क नहीं था। तो आप देखेंगे कि ये गलत कथन है, क्योंकि गांधार अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान उस समय देखेंगे तो अनातोलिया साम्राज्य, ठीक है, सिकंदर के साम्राज्य, ठीक है, से प्रमुखता क्या था? जुड़ा हुआ था। ठीक है, और फारसी जिसको कहते हैं हमने देखा, रसिया से संपर्क था उस समय अफगानिस्तान का, आज भी है। उसकी सीमा क्या करती है? साझा करती है। तो बाहरी साम्राज्य से गांधार की क्या था? संपर्क था, संपर्क था। एक और दो कथन केवल सही है, तीसरा क्या हो जाएगा? आपका गलत कथन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काशी प्रारंभ में एक शक्तिशाली महाजनपद था। बिल्कुल सही है कि काशी प्रारंभ में एक शक्तिशाली महाजनपद था। काशी और कौशल के बीच संघर्ष हुआ था। अंततः काशी मगध के अधीन हुआ था। यह भी सही है, कथन है। काशी और कौशल के बीच संघर्ष हुआ था। यह भी सही है। काशी प्रारंभ में एक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, ये सही था, लेकिन काशी पे किसने हमला किया था? मगध का शासक अजात शत्रु। ठीक है, और उसी के काल में क्या हुआ था? काशी मगध के अधीन हो चुका था। ठीक है, बिम्बिसार ने काशी से वैवाहिक संबंध तो स्थापित किए थे। ठीक है, ये मामा थे, अजात शत्रु के मामा का राज्य था काशी। ठीक है, हम बताए थे क्लास में। अंततः काशी मगध के अधीन हो गए। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। महाजनपद काल में नगरों का विकास हुआ। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण का चरण। महाजनपद काल को क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण का चरण। इस काल में मुद्रा प्रचलन बढ़ा। सभी व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थे। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मुद्रा है तो व्यापार वस्तु विनिमय पर कैसे आधारित होगा? ठीक, इस काल में और कैसे मुद्रा थे? हमने क्लास में देखा था, पंचमार्क, पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किसके बने हुए थे? चांदी के, सिल्वर कोटेड। ठीक है, महाजनपद काल में नगरों का विकास हुआ। इस काल में मुद्रा प्रचलन बढ़ा। सभी व्यापार कह रहा, सभी व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थे। अगर ये सभी नहीं होता तो एक तरीके से हम इसको सही कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ लिख दिया सभी, ऑल टाइप ऑफ ट्रेड्स डिपेंड्स ऑन वस्तु विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज, आर्टिकल एक्सचेंज। ये तीसरा क्या है? गलत कथन है। एक और दो सही है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, उदयन वत्स का प्रसिद्ध शासक था। कौशाम्बी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। एक ग्रामा क्या कह रहा है कि कौशाम्बी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था।
तो हमने कई बार देखा था कि प्रयागराज के पास स्थित है कौशाम्बी, एक जिला है वर्तमान में। और ये क्या है, एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर तब भी था प्राचीन भारत में। ठीक। उदयन वत्स का प्रसिद्ध शासक था, ये भी सही है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन इसके क्या है, सही है। परावा क्या था कि मल्ल एक गणराज्य था, ठीक है, सही है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य से संबंधित था, तो ये तीनों कथन क्या है, सही है आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, ठीक है। मथुरा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। सूरसेन पूर्वी भारत में स्थित था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सूरसेन कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और भारत की बात कर लें तो पूर्वी भारत कह रहा है, तो पूर्वी भारत नहीं है ये क्या है, उत्तर पश्चिमी का मध्य हिस्सा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी का मध्य हिस्सा में स्थित है सूरसेन। मथुरा आज भी देखेंगे तो मथुरा कहाँ स्थित है आपका, यहाँ कहीं आपको मथुरा मिलेगा, ठीक। एक और दो सही है। 14 की पांचाल महाजनपद उत्तर एवं दक्षिणी पांचाल में विभाजित था, सही है। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और कांपिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, तो कथन इसका तीनों सही है। पांचाल दो भागों में था, उत्तर और दक्षिण पांचाल। अहिछत्र उत्तर पांचाल की राजधानी थी और कांपिल्य दक्षिण की राजधानी थी, ठीक है, दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। तो इसका डी आंसर सही होगा। 15 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुरु महाजनपद का संबंध वैदिक परंपरा से था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ कुरु से क्षेत्र से संबंधित था, ये भी सही है। कुरु महाजनपद समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो ये गलत हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ, कुरु और ये सब संबंधित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली व हरियाणा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। महाजनपद संबंध वैदिक परंपरा से था, माना ऐसा माना जाता, महाभारत से भी था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ठीक है, जो वर्तमान में जयपुर का क्षेत्र है। मत्स्य राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। और मत्स्य गंगा डेल्टा क्षेत्र में स्थित था, ये क्या है, गलत है। 16 का क्या हो जाएगा, एक और दो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मत्स्य जो है वो गंगा डेल्टा क्षेत्र में स्थित नहीं है। अब बताना है कि कहाँ स्थित है, आपको कमेंट करना है कहाँ पर स्थित है और जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है। 17 की चेदी महाजनपद मध्य भारत क्षेत्र में स्थित था। चेदी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। चेदी की राजधानी तक्षशिला थी, तो चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमुति थी, न कि क्या थी, तक्षशिला। क्या थी, सुक्तिमुति। ठीक है, तो तीसरा गलत है। चेदी का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ठीक है, ये आपका सही है। और चेदी महाजनपद मध्य भारत क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। कहाँ पे, बुंदेलखंड के एरिया में। बुंदेलखंड किससे जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र से, ठीक। तो एक और दो इसका सही क्षेत्र है। और पहली बात, बुंदेलखंड कहाँ है, मुख्य रूप से माना जाता है यूपी में, लेकिन इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो कहाँ तक है, महाजनपद सॉरी देखेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगे सटे हुए क्षेत्रों में। असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद माना जाता है, सही है। असमक गोदावरी क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। और असमक की राजधानी पोटली थी, न कि पाटलिपुत्र। क्या थी, पोटली।
ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही कथन है, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल में लोहे के उपयोग से कृषि विस्तार हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। अधिशेष उत्पादन से नगरों का विकास हुआ, ये भी सही बात है। और इस काल में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, तो ये भी सही बात है। ठीक, तो इसका क्या है, डी, 1, 2 और 3 क्या है, सही आंसर है। ठीक, गणराज्यों में सभा एवं परिषद जैसी संस्थाएं थी। कुछ गणराज्यों में निर्वाचित प्रधान भी होते थे और सभी गणराज्य पूर्ण लोकतांत्रिक थे। तो 1, 2 और 3 कह रहा है कि 20 का क्या सही होगा, तो डी होना चाहिए 20 का, सभी गणराज्य। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी गणराज्य पूर्ण लोकतांत्रिक थे, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। ठीक है, जनता सीधे नहीं चुनती थी, तो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि जब अपने प्रशासक को सीधे जनता चुने। ठीक है, प्रशासक ठीक, प्रशासक में से किसी एक व्यक्ति को क्या करते थे, अपॉइंट कर लेते थे, किसके लिए, कि चलो भैया आप शासक की तरफ से एक तरीके से इस क्षेत्र का आप, इस क्षेत्र के लिए आपको नियुक्त कर किया जाता है और आप इसके क्षेत्र के लिए आप काम करेंगे। तो 1 और 2 केवल सही होगा, तीसरा इसका गलत है। 21 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये है, कह रहा है कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा मगध का विस्तार किया। उसने अवंती को अस्थायी रूप से जीत लिया था। अवंती को अस्थायी रूप से उसने जीत लिया था। पहला तो कथन सही है कि वो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश के शासकों को क्या कहते, इसको हर्यक वंश को और क्या किस नाम से जानते हैं, पितृ हंता वंश। इसमें कौन कौन से प्रमुख हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और कालाशोक। ठीक, इन्हीं के समय प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी। तृतीय के समय हुई थी अशोक के समय, और चतुर्थ के हुई थी कुंडल वन में कनिष्क के समय। उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा मगध का विस्तार किया, ये भी सही बात है, क्योंकि काशी से किया था। तभी मैंने बताया था कि काशी अजातशत्रु का ननिहाल था, उसके मामा का क्षेत्र था। उसने अवंती को अस्थायी रूप से जीत लिया, तो ये बिल्कुल गलत है। अवंती को अस्थायी रूप से मगध में इसने नहीं मिलाया था और जीता भी नहीं था, बल्कि संधि से संबंध स्थापित किया था। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु ने वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध किया। अजातशत्रु ने वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध किया, बिल्कुल सही है। उसने रथ मूसल नामक युद्ध उपकरण का प्रयोग किया था और महाशिला कंटक, दो थे। कौन कौन से थे, एक रथ मूसल था और एक था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। ठीक, तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो ये गलत है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना नहीं की थी। ठीक, तो 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि उदयन बौद्ध धर्म से संबंधित शासक माना जाता है। वत्स और अवंती के बीच संघर्ष हुआ था। उदयन मगध का शासक था, तो ये भी एक तरीके से क्या है, 23 का आपका 1 और 2। हमने देखा था कि उदयन कहाँ का शासक है, अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रद्योत अवंती का शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अवंती और मगध प्रतिद्वंदी शक्तियां थी। अवंती अंततः मगध में विलीन हो गया, तो इसका क्या है, 1, 2 और 3। पर पीछे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ मैंने बताया कि अवंती के बीच संघर्ष हुआ, उदयन मगध का शासक था, ये गलत है। और यहाँ मैंने बोल दिया था कि उदयन अवंती का शासक है, ये भी सही नहीं है। तो इसका 1 और 2 सही है केवल। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न। प्रद्योत अवंती का शक्तिशाली शासक था, सही है। अवंती और मगध प्रतिद्वंदी शक्तियां थी, ये दोनों सही है। अवंती अंततः मगध में विलीन हो गया, ये भी सही है। तो तीनों इसके क्या है, सही है। ठीक है,
महाजनपद काल से में पंच चिन्हित सिक्के प्रचलित थे। ये मुख्यतः चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? सिल्वर कोडेड। मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत देती है। कौन? पंच चिन्हित सिक्के, जिनको पंचमार्क आहत सिक्के कहते हैं, वो मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत देती हैं। और ये पहला चरण था जब भारत में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो इसका क्या है? 1 2 3 25 का डी सही आंसर होगा। 26 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्यक वंश का संबंध मगध से था। हमने देखा कि पितृहंता हर्यक वंश एक ही है, दोनों सही। ये पहला कथन क्या है? सही है। बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया। बिंबिसार के द्वारा अंग को अपने राज्य में क्या किया गया था? मिला लिया गया था। ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आता है? कालाशोक। ठीक, तो तीसरा भी सही है। बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया, ये भी सही है। तो 1 2 3 ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अजातशत्रु ने वज्र संघ के विरुद्ध दीर्घ युद्ध किया था। वज्र संघ के विरुद्ध क्या किया था? दीर्घ युद्ध किया था। वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। वज्जियों को पराजित करने से कूटनीति का प्रयोग किया गया। वज्जियों को पराजित करने में किसका प्रयोग किया गया था? कूटनीति का। तो सबसे पहले वज्र संघ के विरुद्ध दीर्घ युद्ध क्यों हुआ? लंबा युद्ध क्यों चला? क्योंकि ये कई छोटे छोटे गणराज्यों का संघ था। कौन? वज्जी। जिसमें अजातशत्रु को एक के साथ नहीं, कई के साथ युद्ध करना पड़ा। ये पहली कंडीशन थी, लंबा होने के साथ साथ। और वज्जियों को पराजित करने में कूटनीति का प्रयोग किया गया, यानी कि कई गणराज्यों को अजातशत्रु ने कई ऑफर दिए कि हम तुमको छोड़ देंगे, या तुम्हारे यहाँ तुमको और शक्तिशाली बना देंगे, इस क्षेत्र का भी तुमको हम क्षेत्र दिला देंगे। तो एक तरीके से फूट डाल के उनको अलग किया, तोड़ा, और फिर युद्ध में विजय हुआ। तो 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा भी सही है। वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। ठीक, 1 2 और 3 तीनों सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के संगम पे स्थित है। तो दूसरा पहली बात तो दूसरा कथन एकदम सही है। पाटलिपुत्र का सामरिक महत्व था, तीसरा भी सही है। ठीक है, और 28 का क्या सही हो जाएगा? उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो ये भी एक सही है, सॉरी, हाँ, 1 नंबर भी क्या है? सही है। तो तीनों कथन क्या है? सही है। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया, ये गलत है। शिशुनाग वंश का संबंध मगध से था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। 1 2 3 में इसको थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। उनतीस है कि शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। सबसे पहले किसने मिलाया था? हर्यक वंश ने। ठीक, उसके बाद ये फिर अलग हुआ अवंती, और अवंती फिर किसने मिलाया? शिशुनाग वंश ने आक्रमण करके फिर इसको मिला लिया। शिशुनाग वंश का संबंध मगध से था, सही है। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। तो ये भी तीसरा सही है, क्योंकि इसी के समय क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अगर शासकों का क्रम आता है तो बिंबिसार, अजातशत्रु, काल और इसके बाद कालाशोक, ये एक क्रम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे आपके महापद्म घनानंद, महापद्म नंद, नंद वंश के वाले। फिर मौर्य में आ जाएगा चंद्रगुप्त और बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर होगा? 1 2 3 तीनों सही आंसर है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ, ये ठीक है। यह वैशाली में आयोजित हुआ था, सही है। इसका मुख्य विषय
विनय नियमों का विवाद था। विनय नियमों का क्या था? विवाद था। द्वितीय बौद्ध संहिता में हम देखेंगे कि पिटकों के जो सारे पिटक थे, सत पिटक, विनय पिटक और बौद्ध भिक्षुओं के नैतिक नियमावली व एक तरीके से देखे तो आचार संहिता की बात करता है। आचार संहिता का मार्ग, ठीक है। एक दो तीनों इसका सही हुआ। ये कब हुआ था? 383 बीसी के आसपास। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग कि एग्जैक्ट डेट क्या था द्वितीय बौद्ध संगीति के होने का, ठीक है। ठीक, 383 बीसी, जहाँ तक मुझे याद है ये सही है। 383 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद माना जाता है, ठीक है। पुराणे में उसे एकराट कहा गया है, ये भी सही हमने देखा था। उसने अनेक क्षत्रिय वंशों का विनाश किया था, ठीक है। क्या कहते हैं? महापदम नंद को माना जाता है कि वो नंद वंश का क्या था? संस्थापक था, ठीक है। पुराणों में उसे एकराट कहा गया है और सर्व छत्रांत, सर्व तक इसकी दूसरी उपाधि थी। पहला उपाधि क्या थी? एकराट। और अन्य सभी उसने अनेक क्षत्रिय वंशों का विनाश किया, इसलिए उसे सर्व छत्रांतक कहा जाता था। तो डी इसका सही आंसर है। नंदों की विशाल सेना का उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया है। नंदों की विशाल सेना का उल्लेख किसने किया है? यूनानी लेखकों ने किया है, ठीक है। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया। सिकंदर ने कभी मगध पर आक्रमण नहीं किया था। यह बात ध्यान रहे कि सिकंदर ने कभी भी झेलम नदी को क्रॉस नहीं किया था। किसको? झेलम नदी कहाँ पे है? कश्मीर। इसको पार कभी नहीं कर पाया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पोरस के साथ हाइडे स्पीच की युद्ध हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो तीसरा ये गलत है। धनानंद सिकंदर का समकालीन था, ये सही है। और नंदों की विशाल सेना का उल्लेख यूनानी के लेखकों में मिलता है, ठीक है। 37 के सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, ये सही है। हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। झेलम को पुराने काल में क्या कहते थे? वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? ध्यान रहे कि प्राचीन नाम वितस्ता, ठीक है। सदानीरा है सतलज की, ठीक, ध्यान रहे ये भी। पोरस ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया। पोरस ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया। तो ये एक दो और तीनों कथन इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई, ठीक है। सैनिक नंदों की शक्ति से भयभीत थे। सिकंदर ने मगध पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब इसमें अगर देखेंगे तो सभी कारण आपको सही नजर आएंगे। 34 के आपको सभी कारण क्या करेंगे? सही नजर आएंगे। लेकिन तीसरा अगर हटा दें, मगध ने, सिकंदर ने मगध पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये गलत है। दूसरा सोचते हैं। सिकंदर की सेना ब्यास नदी किससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। सैनिक नंदों की शक्तिशाली से सॉरी शक्ति से भयभीत थे। ये कथन अपने आप में गलत है थोड़ा सा। दूसरा कथन, नंदों की सेना से भयभीत नहीं थे, ऐसा नहीं माना माना। दो कारण थे। पहला, बहुत ज्यादा थक चुके थे। बहुत ज्यादा थक चुके थे। लगातार कई वर्षों से, एक ऊपर लिख लेते हैं, लगा कई वर्षों से युद्ध करने के कारण बहुत ज्यादा थक चुके थे। कौन? सैनिक।
ये सिकंदर की सेना के बारे में। दूसरा, व्यास नदी व्यास नदी में बाढ़ जैसी स्थिति को देख के सैनिकों का मनोबल गिर चुका था। ठीक है। तीसरा कारण है कि सिकंदर की सेना में रोग का फैलाव हो चुका था, रोग का संक्रमण। ठीक है, संक्रमण हो रहा था। ये तीन प्रमुख कारण थे। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत करेक्शन कर लेते हैं। केवल एक, एक और दो और तीन, एक तीन। ठीक। तो केवल एक सही इसका आंसर, केवल एक सही है। ठीक है। ध्यान रखना कि सैनिक नंदों की शक्ति से भयभीत नहीं थे। ठीक है। 35 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल में नगरीकरण की दूसरी लहर देखी गई। हमने बताया कि इसको क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण का चरण कहते हैं। उत्तरी कृष्ण मृदभांड संस्कृति का संबंध नगरीकरण से है, ये भी सही है। नगर केवल धार्मिक केंद्र थे, ये बिल्कुल गलत है। तो एक और दो इसके सही आंसर है, बाकी आपका तीसरा गलत है। तो आज की क्लास को यहीं हम रोक देते हैं। 35 बचे 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसके आंसर आपको नीचे दे दिया गया है। ठीक है। 40 ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपको आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए कि सर कुछ चेंजेस करना हो तो भी आप सजेशन दे सकते हैं खुले मन से, कोई रोक टोक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।